हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके बीच एक बार फिर से आ गया हूं आपको कुछ रिवीजन कराने के लिए। और दो आप लोग ऑलरेडी अच्छे से कर रहे होंगे अपना रिवीजन। ठीक बच्चे, तो प्लीज आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और जब थोड़ा सा टाइम मिले तो मेरे वीडियोस को देख करके सिर्फ ये देखना है कि हमसे क्या चीज मिस हो रहा है। क्योंकि मैं जो अभी आपको करा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ उन पॉइंट्स को याद दिलाने की कोशिश करता हूं लास्ट टाइम में, जो आप कभी कभी मिस कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग आज फिर से वही जीओसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको आईयूपीएसी नेमिंग और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे पॉइंट्स बता दिए थे। आज मैं आइसोमेरिज्म का ही दूसरा पार्ट, जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको करने जा रहे हैं। एक बार फिर से अच्छे से इसको हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक बच्चे, देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा, एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ठीक बच्चे, इसी को हम लोग रोटामर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रोटामर्स भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो उसको बढ़िया से रिवाइज करके जाना। इसमें पढ़ना क्या क्या वो फटाफट बता देता हूं आपको। रोटामर्स के अंदर आपको पता है कि इसमें जब हम कॉन्फॉर्मेशन बनाते हैं तो दो प्रकार के कॉन्फॉर्मेशन होते हैं। एक होते हैं स्टैगर्ड और एक होता है इक्लिप्स्ड। ये आपने पढ़ा होगा। मेनली ये दो प्रकार के कॉन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक, स्टैगर्ड और इक्लिप्स अगर मैं आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन पे रिवीजन कराऊं, और वो भी किसका? इथेन का। बच्चे, इथेन का, तो आप क्या देखेंगे? इस तरह से होता है। ये कार्बन का एटम है, ये ऐसे इस तरह से आपने पढ़ा होगा। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। और इसी के साथ साथ आपको पता है कि यहां पर एक पीछे, एक आगे कार्बन होता है और इसमें एक पीछे कार्बन होता है। एक्सियल व्यू देखते हैं इसमें, तो ऐसे होता है H और यहां पर एक H होता है। ठीक है बच्चे, तो आपको पता चला कि एक कार्बन और सामने वाला कार्बन आगे पीछे है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है बिल्कुल पास पास है। तो ऑब्वियसली इसे हम क्या कहेंगे? इसी को कहते थे इक्लिप्स्ड। दिस फॉर्म इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म। और इसी का फिर मैं अगर 60 डिग्री से रोटेशन कर दूं, कितना से बच्चे? 60 डिग्री से। पढ़ा होगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, H बीच में आ जाएगा, और इस तरह से H H और ये H, यहां पर H, यहां पर H और ये H बन गया। एक इक्लिप्स है, और ये वाला कौन सा फॉर्म है बच्चे? स्टैगर्ड। ठीक, ये आप अच्छे से जानते हो। इनमें ध्यान क्या क्या रखना है? एक तो इन दोनों का स्टेबिलिटी ध्यान रखना है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इससे। दूसरा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है इससे, क्योंकि स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में इनवर्स रिलेशन होता है। इसमें एक प्रकार का क्या होता है, इसको हम कहते थे टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन। और ये जो स्ट्रेन होता है इस फॉर्म में, जब ये काफी दूर है, तो अभी यहां पर क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन लीस्ट है। अभी जो यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन है वो क्या है? लीस्ट है। जबकि इस केस में जब एंगल कितना होता है, यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है? मोस्ट है। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा, अब इसके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, और अभी एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो बच्चे, हमें यह ध्यान रखना है कि किस एंगल पे कैसा होता है। ठीक, आपने फिर इसी तरह से ब्यूटेन का बनाया होगा। आपको बस ज्यादा नहीं पढ़ के जाना है, थोड़ा थोड़ा सिंपल पढ़ के जाना है। ब्यूटेन का बनाया होगा कि कैसा होता था इसमें होता था कि ब्यूटेन के 4 कॉन्फॉर्मेशन होते थे। क्या क्या होता था? एक तो होता था, देखो बच्चों, इस तरह से आपने बनाया था CH3 CH3 H H, और एक H और एक H। ये हो गया। दिस इज कॉल्ड क्या? फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। अगला, जब इसको 60 डिग्री से घुमा देते हैं तो ये हो जाता है कैसा? CH3 CH3 H H।
यहां पर H, यहां पर H। बच्चे अब देखिए, अब जब हमने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया तो नाउ इनके बीच में जो स्ट्रेन है थोड़ा कम हुआ। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, गॉज, या इसी को बोलते थे क्या, स्क्यू। ये भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से। आगे जब इसको मैं अगर 60 डिग्री से और रोटेट कर दूं तो ये ऐसे करके इस तरह से बन जाता है क्या, CH3H, और अब CH3 यहां आ गया, H यहां आ गया, H यहां आ गया। ये भी आपने पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड क्या, पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक, और एक जो आपने बनाया होगा बिल्कुल इस तरह से करके, अगर मैं थोड़ा सा यहां दिखाऊं, आप तो जानते ही हैं इस तरह से हो जाता था। यहां पर आकर के CH3 बिल्कुल अपोजिट हो जाता था, H, और यहां पर H, यहां पर H। दिस इज कॉल्ड क्या, एंटी स्टैगर्ड। कहने का मतलब है कि जो ब्यूटेन है इसके 4 कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, और इन 4 कॉन्फॉर्मेशन में से अगर आप स्टेबिलिटी देखेंगे तो बढ़िया से इसको पढ़ के जाना कि एंटी वाला मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर जो हमारा टॉर्सनल स्ट्रेन है वो सबसे कम है। ठीक, और सबसे अधिक स्ट्रेन कहां होता है, फुली इक्लिप्स्ड में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आए तो क्या कहेंगे, एंटी मोस्ट स्टेबल होगा, फिर कौन होगा, गॉज होगा, फिर कौन होगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा, और फिर सबसे कम स्टेबल कौन होगा, फुली इक्लिप्स्ड होगा। एक चीज और क्या करना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रॉब्लम है, बस एक एडिशनल, ऑल्दो ये इतना लेवल नहीं है कि जो आएगा, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ के जाएंगे अच्छे से। इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्योंकि ये हमें पता है कि जे में आ चुका है ये सवाल, जेई एडवांस में ये सवाल आ चुका है, तो इसलिए आप देखिएगा बच्चे इस तरह से होगा। इसमें भी बनाएंगे अगर ऐसे करके OH, OH, H, H, और यहां पर H और H। इसमें बस यह ध्यान रखना है कि जैसे ये बना दिया तो इसका हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, इसके भी बनेंगे 4, क्या क्या, फुल्ली इक्लिप्स, फिर क्या बन सकता है इसका, गॉज, फिर क्या बनेगा, पार्शियली इक्लिप्स, फिर क्या बनेगा, एंटी। अब यहां पर अगर स्टेबिलिटी पूछे तो आप कहना गॉज की, नॉर्मली आप समझेंगे कि अच्छा एंटी मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन नहीं, यहां पर आप क्या कहेंगे, गॉज वाला ज्यादा स्टेबल है। रीजन देखो बच्चे, वही चिलेशन फैक्टर जुड़ जाता है जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो जाया करता है। आपने कई जगह पे देखा होगा ये फैक्टर काम करता है, जैसे इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को बोलते हैं चिलेशन फैक्टर। और अब अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया इस केस में, गॉज, फिर एंटी, और फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। बच्चे ये हो गया एक क्विक रिवीजन किसका, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का। तो आप ये सब जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं उसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। जैसे कि मैं यहां पर एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे कभी-कभी ग्राफिकल पूछ देगा आपसे कि ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी है और इधर एंगल ऑफ रोटेशन है, एंगल ऑफ क्या, रोटेशन, जैसे कि 60 डिग्री, 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री, ऐसे करके पूछेगा। तो आपको पता है इसका ग्राफ ऐसे होता है, बनाया होगा आपने। मेरा कहने को ये मैं सिखा नहीं रहा हूं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये भी पढ़ के जाना। इसमें सारे ऊपर वाले पॉइंट्स पे क्या होंगे, स्टेबल वाले, मतलब कौन, स्टैगर्ड, और नीचे में कौन होंगे, इक्लिप्स्ड। तो ये सब नीचे इक्लिप्स्ड हो गया, ऊपर क्या हो गया, स्टैगर्ड। तो बच्चे मैंने आपको एक क्विक रिवीजन करा दिया किसका, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का। ठीक बच्चे, इतना अगर आप पढ़ के जाओगे तो मतलब क्वेश्चन इसी के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। ऑल्दो ये भी पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ही पार्ट है सारे। तो अब क्या है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म के अंदर पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा होगा। पहली बात तो जिस तरह से कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कार्बन कार्बन के फ्री रोटेशन से होता है, फ्री रोटेशन का मतलब पूरा 360 से घूमेगा, फ्री रोटेशन,
वैसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा वो होगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब हुआ 180 डिग्री से ज्यादा नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों में डिफरेंस, उसमें क्या होता है फ्री रोटेशन से बनता है, इसमें क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बनता है। आपने पढ़ा होगा ये चीज। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और अब आपको मैं थोड़ा क्विक रिवीजन करा देता हूं। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, या C डबल बॉन्ड N होना चाहिए, या N डबल बॉन्ड N होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्साइन। इसको बोलते हैं क्या, एजो कंपाउंड। यानी कि एजो कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है बच्चे, और ऑक्साइन्स में भी होता है। ये सब एडिशनल बातें हैं। ठीक, मेन इसको देखना C डबल बॉन्ड C वाले में, इसमें हमारे पास 3 क्लास होते हैं जो आपने पढ़ा होगा, AB, C डबल बॉन्ड C, AB मतलब कंडीशन आपने देखा, डबल बॉन्ड होना चाहिए और उस डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच्ड है उससे 2 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम और कंडीशन रिक्वायर्ड। दिस इज द मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड। क्या, डबल बॉन्ड और AB होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए बच्चे, भले ही दोनों तरफ सेम हो लेकिन एक कारण पे दोनों डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब इस कैटेगरी में A B C डबल बॉन्ड C P A ये भी हो सकता है। यानी कि देखो एक कारण पे 2 डिफरेंट है, और तीसरा हो सकता है क्या, A B C डबल बॉन्ड C P Q। कहने का मतलब ये हो गया। अब देखो बच्चे, इन दोनों में हुआ करेगा सिस और ट्रांस। पढ़ा होगा आपने लास्ट वाले में, जब चारों ही डिफरेंट होते हैं तो इसमें हम क्या कहते हैं, E और Z। ऑल्दो हम सिस को Z कहते हैं, ट्रांस को E कहते हैं। ऐसे सिंपल समझना है। तो आपको बच्चों इसका पूरा एक लिस्ट पता होना चाहिए। मैंने आपको रिवीजन करवा दिया कैसे कैसे होता है, कहां कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक बच्चे, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। जैसे कि आ गया आपके पास पेंट-टू-ईन, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? आप फट से देखो क्या, अच्छा पेंट मतलब CH3CH, 2-ईन है, 2 पे C, इधर H और इधर क्या, C2H5। Yes, this is called pent-to-ene. What of it? Yes, sir. This is a category of what? This. AB, AB, और इधर क्या? एक तो सेम है, ये अलग हो गया। ठीक है? तो इसमें क्या हो गया? ये अभी कौन सा फॉर्म हुआ जी बच्चे? ट्रांस, और इसी को अगर ऐसे घुमा दें मतलब CH3, कितना एंगल से घुमाओगे बच्चों? कितना एंगल से घुमाते हैं इसमें? 180 डिग्री एंगल से। तो क्या हो गया ये? दिस इज कॉल्ड नॉसिस। कहने का मतलब आप समझ गए अच्छे से कि ये सब होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस तरह से बनाते हैं। ठीक बच्चे, जैसे अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, यहां पर डबल डबल डबल, और आपको इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है कि बताइए किस किस पॉइंट पे, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे किस प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो आप कहोगे अच्छा सर, पहले वाले में हमें दिखाई दे रहा है इधर H है, इधर H है, मतलब ये सिस है। यहाँ इधर H है, इधर H है, मतलब क्या है, सिस है। यहाँ पर इधर H है, इधर H है, मतलब क्या है, ट्रांस है। ठीक बच्चे, तो आपने देख लिया कि हमें सिस ट्रांस हमें कैसे पता चलता है। वेरी सिंपल, आपको बस क्या करना है कि कोई भी ऐसा छोटा चीज छोड़ना नहीं है, सब चीजों को बढ़िया से क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, खासकर इस प्रकार का सवाल बनेगा, इन 4 ऑप्शन में कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। ऐसे सवाल अगर आएंगे तो आपको मैंने कंडीशंस फिर से रिवाइज करा दिया है, उन कंडीशंस को बस देखना। जैसे कि फिलहाल ये देखा, जैसे ही आपने इसे देखा आपको लग गया होगा कि अच्छा इसमें तो C डबल बॉन्ड N है जो कि हमने पढ़ा है, और इसी को बोलते हैं ऑक्साइन ग्रुप। अब इसमें कैसे बनेंगे, CCH3H डबल बॉन्ड N OH, और ये लोन पेयर। कर लिए बच्चे। अब लोन पेयर के साथ जो अपोजिट ग्रुप है, कौन, हायर प्रायोरिटी वाला, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, यहां पर बोलते हैं हम क्या, एंटी। यहां पर सिस ट्रांस नहीं बोलते, यहां पे क्या बोलते हैं, एंटी। एंटी मतलब ट्रांस। और इसी का दूसरा फॉर्म क्या बना लेंगे, CH3H
डबल बॉन्ड एन, इधर क्या लोन पेयर, इधर कौन OH, ये क्या हो गया सिम। क्यों सिम? क्यों? लोन पेयर और हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक तरफ है, यही देखने का तरीका होता है। तो बच्चे वही लीजिए, बहुत अच्छा हो गया। जैसे कि एक होता है, आपने पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन, क्या एजोबेंजीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है? तो अचानक सुनकर के लगता है कि क्या है, पहले बहुत सारे बच्चों को एजोबेंजीन का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा या उन्होंने भूल गए होंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, फटाफट रिवाइज करिए। एजोबेंजीन क्या, N डबल बॉन्ड N, और बेंजीन मतलब C6H5, इधर भी क्या C6H5। ठीक बच्चे? और अब कहोगे सर हाँ हमने तो ये पढ़ा था कि N डबल बॉन्ड N के बीच में भी अगर डबल बॉन्ड रहे वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर करता है। मतलब अब इसके कितने बन जाएंगे, एक बार लोन पेयर इधर, एक बार लोन पेयर इधर। देख लो अभी फिलहाल ये क्या है, सिस है, इसको उलट दोगे क्या बन जाएगा, वो ट्रांस। तो बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपने देख लिया कहां कहां क्या होता है। बाकी की चीजें एक दो चीजें बताना चाहता हूं जो कि उतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा तो रिवीजन थोड़ा मार देना इसको भी। क्या कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला क्वेश्चन आया था, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे कि एक आ जाएगा C2F2 C2FClBrI, इस कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं? वेरी इजी, आपने देखा C डबल बॉन्ड C, F, Cl, Br और I। ठीक बच्चे, अब देखिए क्या है, चारों डिफरेंट है। जब चारों डिफरेंट होता है तो वहां पे बोलते थे E और Z। ठीक, तो E और Z आपको निकालना आता ही है। इसकी प्रायोरिटी देखते थे, और मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। प्रायोरिटी जो होता है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है या मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। पहले एटॉमिक नंबर देखना, फिर मॉलिक्यूलर मास देखना, फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम है, सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम है, उससे कम है, और इस तरह से करके और भी, जैसे COH है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, CHO की कम है। तो ऐसे करके बहुत सारा, ये आपको जहां पे RNS कॉन्फ़िगरेशन निकालने में भी थोड़ा हेल्प करता है। तो एनीवे आपने पढ़ रखा होगा, आप उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, इस दोनों में प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अब इससे दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एक तरफ है, फिर क्या हो गया। ठीक बच्चे, और इसी को अगर इसे उल्टा कर दें तो अब इस चीज का क्या बन जाएगा, E। डन। तो अब इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? अभी फिलहाल F और Cl के साथ है, FBr, Fi, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और तीनों के दो दो EZ, यानी कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसमें? 6। टोटल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 6। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 6। दिस और इस तरह से पूछने का तरीका हो सकता है क्वेश्चन का। ठीक बच्चे, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, क्या हो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, तो उसमें एक दो रूल था। एक तो था कंटेनिंग, ऐसे करके मैं बोल के बता देता हूं, आपने पढ़ा रखा होगा, कंटेनिंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड। तो उसमें रूल होता था कि इफ एंड्स आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो हो जाता था क्या फॉर्मूला, 2 की पावर n, वेरी इजी, 2 की पावर n। ठीक बच्चे, और अगर इफ एंड्स आर सिमिलर, इफ एंड्स आर क्या सिमिलर, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। इफ एंड्स आर क्या सिमिलर, तो उसमें होता था क्या, 2 रूल, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। ये कब लगाना, जब n हमारा क्या हो, इवन हो। n हमारा क्या हो बच्चे, इवन हो। अगर n हमारा इवन है तो हम ये रूल लगाएंगे, और अगर n हमारा ऑड है, बच्चे देखिए आपने पढ़ रखा होगा, सिर्फ मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं आपको। और अगर n इवन है यानी कि 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, यहां पर क्या था, n इवन, और यहां पर n क्या है, ऑड। आपको ट्रिक बता देता हूं, कई सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर ऑड रहेगा
तो क्या होगा, ऑड में से 1 माइनस करोगे तो इवन बन जाएगा, तब वो फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा और फिर आ जाएगा अच्छे से आंसर। और इस केस में ऑलरेडी वो इवन है तो सीधे 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये याद रखने का ट्रिक है, क्योंकि कहीं अगर भूले तो ऐसे नहीं करते। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पूरा एक पैकेज। आपको छोटी छोटी चीजें जो आप भूल गए थे उनको आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक बच्चे, अगला आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखिए बच्चे, ऑप्टिकल आइसोमर का देखो ऐसे सच बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन चूंकि इसका बहुत बड़ा रिलेशन है हमारे जितने भी रिएक्शन है जैसे कि SN1, SN2, उनमें इसका बड़ा ज्यादा रोल है और उस तरह के जो और कुछ रिएक्शंस हैं, लेकिन मेनली आप मान के चलो SN1 और SN2 के लिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो दोनों रिएक्शंस में हमारा रिएक्शंस में कब रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, कब इन्वर्जन होगा, कब रिटेंशन होगा, इन सब बातों को आपने बढ़िया से बारीकी से पढ़ा होगा। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को थोड़ा अच्छे से रिवीजन करना। इसके लिए जरूरी क्या है, एक कंपाउंड होना चाहिए जो एसिमेट्रिक होना चाहिए। एसिमेट्रिक कंपाउंड, सिमेट्रिक नहीं, एसिमेट्रिक कंपाउंड। जो एसिमेट्रिक कंपाउंड होगा वही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। जनरली ऐसा देखा गया, जैसे कि एसिमेट्रिक कंपाउंड को जानने का मतलब था C होना चाहिए। पहली बात तो वो कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब उसके 4 बॉन्ड होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके साथ जो ग्रुप लगे हों वो सभी डिफरेंट हो, जैसे A, B, C, D। यानी कि ये कार्बन देखिए चारों से डिफरेंट से जुड़े हुए हैं और ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है क्योंकि इस चारों से अलग अलग से ग्रुप जुड़े हुए हैं, बस ये देखना है। और अगर है ऐसा तो इनके आगे अगर आपने मिरर रखा तो पक्का इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। मतलब एक तरफ ये टेक्स्ट्रो होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिबो होगा। ये तो होता है जब हम प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को, फिर क्या है पूरा डिटेल में पढ़ाना पड़ जाएगा तुम्हें, ये मैं तुम्हें रिवाइज कर रहा हूं। प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को जब हम पास करते थे किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के थ्रू, तो वो प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट मोड़ देता है या तो लेफ्ट मोड़ देता है। राइट मोड़ता है तो टेक्स्ट्रो है, लेफ्ट मोड़ता है तो लिबो है। यही लॉजिक है इसका देखने का। और ये पता करना एक एक्सपेरिमेंटल विषय है, एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट है। देख के नहीं कर सकते कि टेक्स्ट्रो है, देख के नहीं कर सकते कि लिबो है, लेकिन हाँ देख के ये जरूर कर सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है ये, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। दूसरा, ये कंपाउंड कायरल है। कायरल बोलने का मतलब इसने मिरर इमेज जो बनाया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाया, इसलिए ये कायरल है। समझे बच्चे? और हर एक अलग अलग, और इसी को हम बोलते हैं, इसने कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और इस प्रकार के ही आइसोमर को जो मिरर के सामने अलग अलग ओरिएंटेशन दिखा रहा है, एक बार इधर है एक बार इधर है, तो जो मिरर के सामने अलग अलग ओरिएंटेशन दिखाता है उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या कहते हैं? तो दिस टू आर क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे पक्का एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। और तीसरी बात, जो स्टीरियो आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है उन्हीं को हम एनएंशियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के पेयर ऑफ कंपाउंड को नोन एज, कैसे, एनएंशियोमर। दिस इज कॉल्ड एनएंशियोमर। तो बच्चे आपने देखा कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे एनएंशियोमर्स होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो बच्चे एक प्राइमरी चीज जो आपने पढ़ रखा होगा वो आप अच्छे से ध्यान से रखिएगा। अब एक चीज और,
इसमें एक रिवीजन की बात और है, जैसे कि कई बार होता है कि एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद भी कंपाउंड, एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद भी कंपाउंड एक कायरल हो जाता है, कायरल नहीं हो पाता। जैसे कि अभी हमने सीखा जो एसिमेट्रिक है वो कायरल है, ऐसा हमने सीखा, मेरे दिमाग में यही बात गई। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। मैं एक एग्जांपल पेश करता हूं आपके सामने। COOH, COH, H, COH, H, COOH, इसी को बोलते हैं हम लोग टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। अब देखिए बच्चे, फिलहाल देखें ये दो कायरल सेंटर मुझे नजर आ रहे हैं, दो कार्बन ऐसे नजर आ रहे हैं जो एसिमेट्रिक है। तो दिमाग में यही बात गई, अच्छा ये कंपाउंड एसिमेट्रिक है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, ये सब सारी बातें। लेकिन नया एक कंसेप्ट तुरंत इंट्रोड्यूस होता है कि नहीं, इसको अगर बीच से डिवाइड करके देखो तो लगेगा आधे पार्ट का मिरर इमेज है। देखिए आधा पार्ट आधे पार्ट का मिरर इमेज है, यानी कि कंपाउंड के अंदर ही अंदर एक पार्ट डेक्स्ट्रो है, एक पार्ट लीवो है। और अब अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ राइट डार्ट पास करूं तो ये डेक्स्ट्रो वाला राइट मोड़ देगा, लीवो वाला लेफ्ट मोड़ देगा। पता चला जो हम देख रहे हैं अंदर अंदर कुछ कुछ हुआ, लेकिन बाहर जब निकला तो जैसा गया था वैसे ही निकल गया। इसका मतलब है इसने प्लेन ऑफ राइट को रोटेट नहीं कर पाया। कंपाउंड हो गया क्या? दिस कंपाउंड इज achiral. This compound is optically inactive. This compound जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, एकायन हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद भी क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। किस प्रकार की सिमेट्री है? किसी भी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए अगर उसे कार्य होना है तो ये प्लेन ऑफ क्या हो गया? सिमेट्री हो गया। इसी कंपाउंड को हम कहते हैं मेसो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड बच्चे? तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा एजर्सन रीजन बन के आ सकता है कि मेसो कंपाउंड्स आर अकार्यल कंपाउंड्स। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। और मेसो कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन एनी एसिमेट्रिक कार्बन। गलत स्टेटमेंट, क्योंकि मेजो कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एसिमेट्रिक होते हैं, लेकिन उसमें एक अलग चक्कर होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला चक्कर। ठीक है बच्चे, तो इसको बढ़िया से थोड़ा रिवीजन करके जाना बच्चों। मेजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, अकार्यल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एवरीथिंग इज क्लियर। और आप देखना इसका मिरर इमेज बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पता चल गया है, क्योंकि ये अकार्यल है तो इसका प्लेन ऑफ पोलराइज कोई रोटेट नहीं करेगा, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक। और इसी कंपाउंड का अगर पूछ दे कि इस कंपाउंड में कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बार आपको पता ही होगा, आपने बनाया होगा। अब हम OH को थोड़ा सा इधर घुमा देंगे। एक तरफ मैंने ये टॉपिक समझा दिया आपको मेसो कंपाउंड्स का पूरा कंसेप्ट। अब मैं समझाना चाहता हूं उसमें कितने हो सकते हैं। H, OH और COH हमने चेंज कर लिया। और अब देखिए दो एसिमेट्रिक कार्बन है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं रही अब, क्योंकि आधा पार्ट आधे पार्ट का मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब है कि अब अगर इसके सामने मैं मिरर रखूंगा, इसका इमेज एक डेक्स्ट्रो बनेगा, क्या बनेगा? लीवो बनेगा। नाउ इट बिकम ऑप्टिकली एक्टिव। तो बच्चे पूछा जाए आपसे कि टार्टरिक एसिड के पास कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, तो बोलेंगे 3। एक मेसो कंपाउंड, 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। इसमें से कितने, जैसे कि ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और इसी का मिरर इमेज तीसरा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कितने एन एनसियोमर हैं, तो बोलोगे सेकंड और थर्ड है, क्योंकि ये हमेशा पेयर में बोला जाता है। एन एनसियोमर कोई अकेला नहीं हो सकता, पेयर में होगा, तो एक पेयर ऑफ एन एनसियोमर है। ठीक है बच्चे। दूसरा एक होता है डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स आपने पढ़ा होगा, डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, these are stereoisomers which are non super impossible but not mirror images। क्या बोला?
नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होंगे, लेकिन मिरर इमेज ही नहीं होंगे एक दूसरे के, यानी कि वो स्टीरियो आइसोमर तो होंगे लेकिन मिरर इमेज नहीं होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहला दूसरा, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, जैसे पहला तीसरा। तो बच्चे मैंने आपको डाइस्टीरियो आइसोमर्स का भी रिवीजन करवा दिया। ये सब स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। एनाइसोमर्स क्या होता है, मेजो कंपाउंड्स क्या होते हैं और क्या क्या बातें हैं, ये सारा चीज आपने समझ लिया। ठीक बच्चे, यहां पर भी क्या होता है एक चीज, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, सीधे फॉर्मूला होता है 2 का पावर m, जहां पर m है टोटल क्या, कायरल सेंटर। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, एक बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे इसको थोड़ा देखिए, CH3C H डबल बॉन्ड C H CH3, देखिए बड़ा मजेदार चीज बता रहा हूं। ये हो किसी से भी पूछूंगा खट से बोलेगा सर आपने जो बनाया है इसे तो हम सिस कहते हैं, सिस वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर कर सकता है, CH3 H डबल बॉन्ड CH3 H। अब देखिए बच्चे, ये दोनों को देखिए, एक सिस है, ये क्या है, ट्रांस है, और ये क्या है, सिस है। ठीक, एक ट्रांस और एक सिस। आप मुझे बताइए ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये दोनों ही क्या है बच्चे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ठीक, कहोगे सर ये दोनों ही स्टीरियो आइसोमर भी हैं, बोलिए हाँ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, सो दोनों स्टीरियो आइसोमर्स भी हैं, लेकिन क्या इनके सामने ऐसे रखें और मिरर रखें तो क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है, नहीं है। इसका मतलब जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स तो होते हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं होता है। आप कहोगे सर बाय डिफॉल्ट आज के बाद जान रहे हैं ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियो आइसोमर्स, समझ गए बच्चे। तो ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियो आइसोमर्स यहां भी पाए जाते हैं और यहां भी पाए जाते हैं। एक बात और, क्या ये जब स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो इस कार्बन को आप कायरल सेंटर बोलोगे, नहीं, कायरल सेंटर होने के लिए एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर होने का मतलब है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसका मतलब कहोगे अच्छा सर ये एसिमेट्रिक भी नहीं है और ये एसिमेट्रिक तो है लेकिन ये कायरल नहीं है, दिस इज नॉट कायरल। लेकिन सुनो बच्चे, लेकिन ये स्टीरियो सेंटर है, दिस इज स्टीरियो सेंटर, दिस इज नॉट कायरल सेंटर बट दिस इज अ स्टीरियो सेंटर। इसका मतलब ये हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करने वाले सारे कंपाउंड्स के पास स्टीरियो सेंटर होते हैं बट दे डू नॉट हैव कायरल सेंटर, उनके पास कायरल सेंटर नहीं होते बच्चे। तो इसका मतलब ये हो गया all chiral centers are stereo centers but all stereo centers are not chiral centers। अगर ऐसा कहीं स्टेटमेंट लिखा रहे तो आपको भी ये समझ पड़ा है बढ़िया से, ठीक बच्चे। तो ये सब बातें हो गई इसके साथ, तो ये सब चीजों को आप बढ़िया से थोड़ा पढ़ के जाइएगा और अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है बच्चे। और इसी में थोड़ा मैं और बता देता हूं एक चीज, बस लास्ट में एक रिवीजन करा देता हूं, जैसे कि CHO है, Br है, H है, Br है, H है और ये C2H5 है। तो आपको पता चल गया कि इस कंपाउंड में हमारे पास दो कायरल सेंटर है, दिख रहा है। और इसमें एक चीज जरूर चेक कर लिया करो, दो कायरल सेंटर है और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि ऊपर CHO है नीचे C2H5 है, ठीक। तो इसका मतलब इसके पास दो कायरल सेंटर नहीं, 2 की पावर 2, इसके 4 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। कितने स्टीरियो आइसोमर्स, 4 स्टीरियो आइसोमर्स, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स, 2 पेयर होंगे एनेंशियोमर के और 4 पेयर होंगे डायस्टीरियो आइसोमर्स के। बना के आप देख सकते हो, बनाया भी होगा आपने। आप एक बात, खास बात, इसी को हम कहते हैं इरिथ्रियो, इरिथ्रियो। जब दोनों ग्रुप
कायरल सेंटर से सिमिलर ग्रुप एक ही तरफ रहे, इरिथ्रियो। और इसी को अगर मैं मिरर इसका एक डायस्टीरियो आइसोमर्स बना लूं मैं, अगर CHO C Br H Br C2H5, दिस इज कॉल्ड थ्रियो। तो ये सब भी ध्यान रखना। थ्रियो किसको बोलोगे? जब दो कायरल सेंटर हो और उस पे दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड हो, दैट इज कॉल्ड क्या? थ्रियो। ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, आपको पता है कि कई सारे अगर कायरल सेंटर हो या एक ही कायरल सेंटर उस पे OH रहे, NH2 रहे, मतलब मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जिसको आसानी से आप ऑक्सीडाइज कर देते हो, तो उसमें इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी। याद रखना, इस कैपिटल डी का रिलेशन स्मॉल डी के साथ नहीं है, वो तो था डेक्स्ट्रो लीवो, ये है, इसका कुछ मतलब नहीं है। कायरल सेंटर से अगर OH और NH2 राइट साइड है तो डी है, वो भी कहां? लास्ट कायरल सेंटर। जैसे यहां पर तो कायरल सेंटर एक ही है, लेकिन कई सारे अगर कायरल सेंटर हो तो लास्ट वाला देखना, मेन फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर, मेन फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर उस सेंटर से देखना OH किधर है या NH2 किधर है। अगर राइट है तो D है, लेफ्ट है तो L है। इस D और L का डेक्स्ट्रोलीवो से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सब बातों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपको बायोमॉलिक्यूल्स में भी काफी काम देगा। जब आपको D ग्लूकोज, L ग्लूकोज, कौन मैनो जैसे कि कौन से एनोमर्स हैं, कौन से एपीमर्स हैं, जैसे कि मैनोज C2 एपीमर्स है, गैलेक्टोज C4 एपीमर्स है। इसी तरह से देखें D ग्लूकोज और L ग्लूकोज आर द एपीमर्स, दे आर नॉट स्टीरियोआइसोमर्स, दे आर एपीमर्स, मतलब दे आर नॉट एनेंटियोमर्स, दे आर क्या? एपीमर्स। और वो कौन सा एपीमर्स है? C5। ठीक बच्चे, तो हम लोग इस तरह से पढ़ के अच्छे से जा सकते हैं, तो ये वहां भी आपको हेल्प करेगा। तो ये सब बातें हो गई। एक छोटी सी बात यहाँ पर रिवीजन करा देना चाहता हूं आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर कई बार ये क्यों हमने पढ़ा, स्टीरियोआइसोमर्स आज हम बढ़िया से खत्म करेंगे बच्चों, ताकि आपको रिवीजन पूरा हो जाए कि स्टीरियोआइसोमर्स में क्या होता है। एक चीज और कि कई सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, आपको खासकर हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे हम लोग। मेरा मन कर रहा है एक हाइड्रोकार्बन की वीडियो मैं रिवीजन में, तो मेरा मन कर रहा है रिवीजन वो भी करा दूं आपको, लेकिन क्या करूं, मैं अपने कई सारे बैचेस में बिजी रहता हूँ। ऑफलाइन जो बैचेस चल रहे हैं उसमें मैं काफी थोड़ा सा आजकल व्यस्त हूँ, और लेकिन मेरा हर समय ये लगता है कि नहीं, पता नहीं तुम लोग कहीं कुछ भूल नहीं रहे होगे, तो मेरा दिमाग वही रहता है कि क्या करूं, मैं कोई टाइम निकाल के फटाक से तुम्हें बता दूं कि बेटा ये तो पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया, तो ऐसा मन करता है हमेशा करने का। लेकिन खैर एनीवे, मैं जितना चाहता हूं, ये हमारा तुम्हारे साथ बेस्ट विशेष हमेशा रहता है, हमेशा ये सोचते रहता हूं कि बच्चा अच्छा से पढ़ रहा होगा, अच्छे से रिवीजन कर रहा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, आप कर रहे होंगे बढ़िया से। और बस आप जरूर अपने नोट्स पे ध्यान देना, नोट्स जो आपने पढ़ा बेटा, उसके अलावा भी अगर पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अभी जो भी नोट्स बना रखा होगा, जैसा भी नोट्स बना रखा होगा, उसको ही पढ़ो, क्योंकि उसी को तुमने पूरा साल पढ़ा है। अभी और कहीं से कोई गदर करने की चीजें नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट पॉइंट में अगर कोई चीज आपके दिमाग से मिस हुई तो उसको आप एक बार बढ़िया से देख लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए आपका। ठीक बच्चे, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, मैं आपको बता रहा कि स्टीरियोआइसोमर्स हम क्यों पढ़ते हैं, तो उसके बहुत सारे यूज हैं केमिकल रिएक्शंस में, बहुत सारे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, तो उन सारे रिएक्शंस में इसका बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है। जैसे कि ये देखिए ब्यूट-2-9, आपको पता है इसमें दो प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं H2PDC, इसको हम लोग पॉइजन कर देते थे BaSO4 से या सल्फर से, जिसको आप कहते थे लिंडलार कैटलिस्ट। क्या कहते थे? लिंडलार कैटलिस्ट। पॉइजन करते थे BaSO4 सल्फर से, ऑल्दो कार्बन बीन्स को हम पैराडाइज्ड चारकोल बोलते हैं इसको, ये ऑलरेडी पॉइजन कर रहा है इसको, लेकिन फिर भी और अच्छा पॉइजन करने के लिए ये सब मिला देते हैं। तो ये क्या करता है? दिस इज कॉल्ड क्या? लिंडलार कैटलिस्ट, इस नाम से इसको जानते हैं। तो ये क्या करता है? CH3CH, हमें पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड में से दो पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को तोड़ता है, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये सब पॉइजन है। और क्या कर दिया? CH3 जोड़ा, अल्कीन बनाया, लेकिन अल्कीन में भी खास वाला अल्कीन क्या बनाया? दोनों है एक तरफ सिस, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज,
दूसरा, अगर इसी में H2 सोडियम लिक्विड अमोनिया, याद रखिएगा ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन का, आपने पक्का पढ़ा होगा। तो मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री समझाने के लिए बता रहा हूं, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो CH3 और CH डबल बॉन्ड C ऊपर चला गया H, और ये देखिए CH3। अब बताइए दोनों में क्या डिफरेंस रहा? ये कैटलिस्ट का कमाल है कि एक ने सिस बनाया और एक ने हमें क्या बनाया, ट्रांस बनाया, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग बर्च रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बच्चे? बर्च रिएक्शन। आपने बढ़िया से पढ़ रखा होगा। तो दिस इज कॉल्ड एक टाइप का रिएक्शन है जो स्टीरियो स्पेसिफिक टाइप का है। इसी के साथ इसको मैं कंक्लूड करूंगा। स्टीरियो आइसोमर्स मैं पूरा लगता है कि लगभग मैंने रिवीजन आपको करा ही दिया है पूरा, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने नोट्स पे भी भरोसा रखना, उसको भी देखना। हो सकता है मैं भी कुछ छोड़ सकता हूँ जल्दबाजी में, लेकिन आप अपने नोट्स पे भी ध्यान रखना अच्छे से। मेरा प्रयास यही है कि मैं कुछ छूटने ना दूं। हमें लगता है कि इसके बाहर अब कुछ आना नहीं है एग्जाम में, ये पक्की गारंटी है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा अपने पे भी भरोसा रख करके करना का। देखो बच्चों, एक चीज और करते हैं, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस, जैसे COH कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड COH H, इसको हम लोग बोलते थे मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड। स्पेलिंग में इधर उधर होते रहता है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड। अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक बार अगर हमने Br2 डाल दिया CCl4 के प्रेजेंस में, Br2 और CCl4 डाल दिया, तो हमें पता है, बहुत बार पढ़ा होगा, रिएजेंट्स के बारे में भी थोड़ा रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि ये रिएजेंट हमें पता है कि डबल बॉन्ड तोड़ेगा, Br लगेगा, एडिशन रिएक्शन। लेकिन एडिशन रिएक्शन जितने भी होते हैं, या तो सिन एडिशन होते हैं या तो एंटी एडिशन होते हैं, जनरली ज्यादातर रिएजेंट्स में सिन या एंटी। हमें इसके बारे में याद रखना है, ये एंटी एडिशन करता है। कैसा एडिशन करता है? एंटी। एंटी का मतलब है जैसा है उसका अपोजिट, जैसा है उसका अपोजिट। याद रखना, एंटी बहुत लोग ये समझते हैं जाएगा एंटी हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ऐसा नहीं। एंटी का मतलब जैसा है उसका अपोजिट। अगर वो सिस फॉर्म में है तो जुड़ेगा ट्रांस फॉर्म में, अगर वो ट्रांस फॉर्म में है तो जुड़ेगा सिस फॉर्म में। ये हुआ मतलब एंटी का। अभी फिलहाल ये क्या है? सिस फॉर्म में जुड़ेगा, कैसे? ट्रांसफॉर्म में। देखिए बच्चे, जुड़ गया ट्रांसफॉर्म में। अब बताइए, जब ऐसा जुड़ा, ये इसका एक प्रोडक्ट ये बना, कैसा जुड़ा? ये ट्रांसफॉर्म में जुड़ा। तो क्या इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला कुछ आ रहा है? कुछ समझ रहे हो जो पढ़े हो? यस सर, ये दो कायरल सेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खतरा था कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, नहीं है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब है कि इसका डेक्स्ट्रो भी बनेगा, लीवो भी बनेगा, और इसी प्रोडक्ट को जिसमें डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बने प्रोडक्ट में, ऐसे ही प्रोडक्ट को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चे? रेसिमिक मिक्सचर। और ये भी होता है क्या? एक कायरल। पढ़ा होगा आपने, एक कायरल मिक्सचर होता है। और ये किस वजह से होता है? मेजो कंपाउंड जो थे वो एक कायरल होते थे ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन, लेकिन ये जो एक कायरल हुए हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल अलग उसको राइट मुड़ेगा, एक मॉलिक्यूल अलग उसको लेफ्ट मुड़ेगा, और फिर उसको कॉम्पेंसेट करेगा। वहां क्या था? मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, अंदर अंदर कर दिया काम। लेकिन यहां अलग अलग मॉलिक्यूल से, इस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, एक कायरल रेसिड्यू मिक्सचर। ठीक बच्चे, आप देखिए, इसी में एक रिएजेंट आपने सुना था, अल्कलाइन केमेनोफोर, पढ़ा होगा। ये सब हाइड्रोकार्बन के एकदम जबरदस्त वाले रिएक्शंस हैं जो आपको बढ़िया से पता जाना चाहिए। अल्काइन केमेनोफोर, या इसी को बोलते हैं ऑस्मियम ऑक्साइड। दोनों एक ही काम करता है।
अल्कलाइन KMnO4 जिसको आप बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, जिसका कलर पिंक होता है, और ये अनसैचुरेशन का भी टेस्ट होता था, अनसैचुरेशन का डबल बॉन्ड को तोड़ करके वहां पर OH लगा देता है, ग्लाइकॉल बनाता है, OH लगाता है और इससे उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए एक अलग चीज बता दूं कि ये अनसैचुरेशन को भी टेस्ट करता है, ये रिएजेंट कौन, अल्कलाइन KMnO4। अगर ये डाल दिया हमने, देखिए बच्चे आपने ये तो रिवीजन कर लिया होगा, इसको मैं बता रहा हूं। देखो बच्चे, अगर ऐसा हुआ तो ये क्या करेगा, इसके बारे में याद रखना, इसका काम है डबल बॉन्ड को तोड़ना, OH लगाना, और ये करता है कैसा एडिशन, सिन एडिशन। बच्चों आपको ज्यादा नहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें लगता है 4 या 5 रिएजेंट के बारे में अच्छे से रख के जाना है, कौन कौन क्या करता है। बस कभी अगर प्रश्न आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। 2 तो मैंने भी तुरंत बता ही दिया आपको, ठीक बच्चे। तो सिन एडिशन क्या करता है, ऐसे करेगा। जब ये सिन एडिशन करेगा तो क्या होगा, COOH COH H COH H COH। देखिए बच्चे, मैलिक एसिड था, इससे बना ये, कहोगे सर कुछ देर पहले तो यही तो आपने बताया था, इसको बोलते थे टार्टरिक एसिड। कैसा एसिड, टार्टरिक एसिड। और इस टार्टरिक एसिड में देखेंगे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया क्या, जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा, ओके कहोगे अच्छा सर ये तो मेजो कंपाउंड बन गया, यानी कि दिस विल गिव मेजो टार्टरिक एसिड, और मेजो टार्टरिक एसिड इज ए कायरल कंपाउंड ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। ठीक बच्चे, तो आपने समझा कि हमने जो आपको पूरा आज एक लेक्चर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे रिवीजन का दिया, इसपे आपको मैंने सब चीज छोटा छोटा चीज सब बता दिया। अगर मैं कुछ नहीं बताया तो उसको मैंने वर्ड में यूज किया होगा, मतलब बोला होगा मैं, तो आप प्लीज इन सब बातों को बढ़िया से अपने नोट में से, क्योंकि वो आपका सबसे ऑथेंटिक सोर्स है पढ़ने का, याद रखिएगा, अपना नोट्स, उससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो अपने नोट से अच्छे से चीजों को लो, कोई चीज अगर मिस हो रहा है तो आप यहां से थोड़ा अच्छे से अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना। और अच्छे से मैंने रिवीजन करा दिया पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री, और उसका मैंने एप्लीकेशन भी समझाया कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, कैसे कैसे क्या होता है, सारी चीजें, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। और ये जान लो कि जो पूरा एक स्पेल है ना, पूरा आइसोमेरिज्म का, पिछली क्लास लिया था मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में खासकर टॉटोमेरिज्म बढ़िया से पढ़ना, मेटामेरिज्म बढ़िया से पढ़ना, वो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर वाला पोर्शन में कौन कौन सा, कन्फॉर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, इसको पूरा अच्छे से करके रिवीजन करना। आज के लिए बच्चा इतना ही है, आपका मैं ज्यादा समय लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा थोड़ा करके, कभी कभी मन करे कि अच्छा अच्छा कोई चीज है पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बच्चे आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और बढ़िया से रिवीजन करिए। एकदम आप देखिए हमारे पास अब मुश्किल से 20 डेज बच गए हैं। 20 डेज में हमें अपना फुल रिवीजन करना है, अपने कॉन्फिडेंस को एकदम बिल्कुल साथ में आसमान पे रखो, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, मतलब कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि अपने को कभी लो फील नहीं देना है। और एक बात मेरा जरूर करो, पेपर्स हर दिन एक पेपर, कोई भी सोर्स हो, किसी का भी हो, मिल जाए, बस पकड़ो ऐसे करके लाओ भैया, 3 घंटा बस बैठ के ही उठोगे, मतलब कोई भी एक पेपर हर दिन किया कर। ये सबसे बड़ा फिलहाल हमारे लिए क्या है, उसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मतलब कॉन्फिडेंस, इससे आपका लास्ट का जो रिवीजन होता है, इससे आपका स्कोर भी काफी अच्छा जाएगा। तो बच्चे हर दिन एक पेपर करिए, कहीं से भी, किसी का भी मिले लीजिए, ऑनलाइन मिले, कहीं मिले, कुछ मिले, फटाफट लो एक पेपर करा करो। अब देखना कि एट द एंड आपको लगेगा कि अगर आप 20, 25, 30 पेपर करके जा रहे हो तो वहां पर आपको एक भी क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा बच्चे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बस बढ़िया से अपना रिवीजन करो, और बीच बीच में आके आपको थोड़ा थोड़ा सा चीजों को रिवाइज कराता रहता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा अगले दिन मैं तुमको इसका जो है मेन पोर्शन जो अभी जीओसी का रह गया है, इफेक्ट वाला, मैं सोच रहा हूँ छोटा सा लेक्चर उसका भी दे दूं मैं, ताकि उसमें जो जो चीजें हैं चूंकि वो भी 1 नंबर रखेगा। जैसे ये एक क्वेश्चन पक्का है, वैसे ही उधर भी
एक क्वेश्चन पक्का है। तो मैं चाहता हूं कि ये सब 2-3 मतलब फटाफट आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक बच्चे? थैंक यू बच्चे। आप लोग अच्छे से पढ़ो।